थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बुक का ये नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? ये इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना और रैशनल कंक्लूजन उससे निकालना। सिंपली कहें तो रीज़न देना और उसके बाद ही डिसीजन लेना। एंड ये हम सीख सकते हैं और हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन अनबायस्ड होकर बिलीफ्स बनाना वो हमारे लिए डिसीजन सही होंगे, जस्टिफाइड होंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यदि कोई पॉसिबल अच्छा ऑल्टरनेटिव है तो उसको भी हमेशा ओपन रखना चाहिए। हमेशा इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए अच्छे से, और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सीरियसली कंसीडर करना आना चाहिए। हमारा जो भी डिस्पोजिशन है वो ऑनेस्ट और क्लियर होना चाहिए। यदि हम क्लियर नहीं होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे, तो इस तरह से हम सही डिसीजन बना ही नहीं पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग के 6 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है मेन प्रॉब्लम या मेन इशू पे फोकस करना। सेकंड है रीजंस जो भी हम देते हैं वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी तर्क दे दें। थर्ड है इन्फरेंस करना, यानी निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है सिचुएशन, यानी जो परिस्थिति है उस संबंध में या उस प्रसंग में हमें किस तरह से सोचना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिफ्थ है क्लैरिटी, क्लियरली उस प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। और सिक्स्थ है ओवरव्यू, यानी पूरे के पूरे मामले को एक बार फिर से देख लेना चाहिए कि जो जो चीज़ें हमने की हैं वो ठीक से की हैं कि नहीं की हैं, इनमें कुछ सेंस भी है या नहीं। क्रिटिकल थिंकर को सब चीज़ ठीक से एनालाइज करनी आनी चाहिए। किसी को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में या उस सही बात को ना मानना, कि सिर्फ अपना व्यू रखना, इस तरह से ओवरलुक नहीं करना चाहिए। केयरफुली एनालाइज करके चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। सही तर्क और सही प्रमाणों को देकर चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए, तभी कंक्लूज़न निकालना चाहिए। इससे हमें एक नई इंसाइट पैदा होती है। क्रिटिकल थिंकर की एक पहचान ये होती है कि वो ओपन माइंडेड होता है, नॉलेजेबल होता है, मेंटली एक्टिव होता है, इनिशिएटिव लेने वाला होता है, और प्रॉब्लम्स को फेस करते समय अपने इंटेलिजेंस को वो यूज़ करता है, और चैलेंजेस से वो डरता नहीं है। उसमें क्यूरोसिटी होती है। क्रिटिकल थिंकर सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं होते। ये लोग इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। कोई यदि इनसे डिसएग्री भी करता है तो ये नहीं डरते। इनमें डिस्कशन करने की बहुत एबिलिटी होती है। ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्कस करते हैं। इवन कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स हैं उनको भी ध्यान से सुनते हैं और थॉटफुली रिस्पॉन्ड करते हैं। इंसाइटफुल होते हैं। दे कैन सी बोथ द फॉरेस्ट एंड द ट्रीज। और ये लोग क्रिटिकल थिंकर्स सेल्फ अवेयर होते हैं। दे आर अवेयर ऑफ देयर ओन बायसेस। उन्हें पता होता है कि उनकी क्या कमज़ोरी है, क्या स्ट्रेंथ है। इनमें क्रिएटिविटी होती है। आउट ऑफ बॉक्स सोच पाते हैं, पैशनेट होते हैं, प्रॉब्लम्स को ज़्यादा क्लैरिटी से देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है इनमें। क्रिटिकल थिंकर बनना इतना आसान भी नहीं है। नोइंग की अलग अलग स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। क्रिटिकल थिंकर अलर्ट रहता है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एनालिसिस उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। स्टेज 1 में जो क्रिटिकल थिंकर है वो
दुनिया को राइट रॉन्ग ब्लैक एंड वाइट नज़रिए से देखता है। वो बिलीव करता है कि उसके पास जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट है, अनचेंजिंग है। जो क्रिटिकल थिंकर होता है, जब वो शुरू शुरू में सोचना शुरू करता है, इस स्टेज में वो शुरू में जो कुछ भी कहता है उसमें बिलीव कर लेता है। जैसे पेरेंट्स कुछ कहते हैं या टीचर्स कुछ कहते हैं, तो उस समय उतनी एनालिटिकल पावर नहीं होती, जो भी वो कहते हैं हम उनसे डिसएग्री नहीं कर पाते। तो ये स्टेज 1 है थिंकिंग की। इसमें रिएक्शन उतना नहीं होता, लेकिन ये थिंकिंग जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, एनवायरनमेंट में जिस तरह से रहते हैं, तो वहाँ की उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्टेज 1 वाला थिंकर है, ये जो आर्टिफिशियल थिंकिंग है, ये धीरे धीरे मैच्योर होने लगती है और स्टेज 2 में बदलने लगती है, जब ये लोग नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ओपन होने लगते हैं। जब उनमें इस तरह की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप होने लगती है कि इसका ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है। फिर इन लोगों में इमोशनल विलिंगनेस दिखाई देने लगती है, प्लस इनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, यानी जो तर्क देकर ओपन माइंड से ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं। ये लोग समझने लगते हैं कि कुछ चीज़ें इस प्रेजेंट बिलीफ या थॉट से अच्छी भी हो सकती हैं, और इसके बाद और ज़्यादा थिंकिंग करते रहने से वो लोग थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहां पर क्रिटिकल थिंकर उन बातों के वैलिड रीज़न जानता है, समझता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए। इवन ये लोग, यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी सही बात कहता है तो उसको भी समझने के इच्छुक हो जाते हैं, विलिंग होते हैं टू लिसन द पीपल। इवन जो लोग उनसे डिसएग्री करते हैं, ये उनकी भी बात सुनते हैं। इन्हें पता होता है कि क्लियर इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग तभी अचीव कर पाएंगे जब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में भी सुधार करेंगे और दूसरों की बातों से भी सुन के अपने अंदर सुधार लाएंगे ओवर द टाइम। हमें हमेशा अपने बच्चों को क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको सोचने के लिए एनकरेज करना चाहिए। तो ये हुई क्रिटिकल थिंकिंग की एक परफेक्ट अप्रोच। एक थिंकिंग होती है लोगों की लक और सुपरस्टिशंस पे बेस्ड। काफ़ी लोग अपने लक को सक्सेस की वजह बता देते हैं, अपनी सक्सेस हो या किसी दूसरे पर्सन की हो। वो ये बॉदर ही नहीं करते कि सक्सेस के पीछे कुछ कारण भी हो सकता है। वो साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं, ये प्रूव कर चुके हैं कि कुछ लोग लगातार अच्छा फॉर्चून फेस करते हैं और कुछ लोग हमेशा ही बुरी परिस्थितियों को फेस करते रहते हैं। तो उनके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो गुड फॉर्चून वाले लोग हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करके उन्हें क्रिएट करते हैं, और ये लोग इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके कुछ अच्छे डिसीजंस बनाते हैं, पॉजिटिव सोच से अपना भाग्य बनाना जानते हैं, और इनके अंदर एक रेजिलिएंट एटीट्यूड होता है जो बैड लक को गुड लक में बदल देता है। लेकिन जो बैड लक वाली सोच के लोग होते हैं, ये इस तरह की सोच है कि कुछ भी हो जाए, उनमें कुछ भी कमी ढूंढ के ये हमेशा उसको बैड ही बता देते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है, वो कोई गेम जीत जाता है, सिल्वर मेडल उसको मिलता है, तो वो हमेशा क्या क्रेविंग करता है कि ओ उसको गोल्ड मेडल मिल सकता था पर नहीं मिला। लेकिन जो पॉजिटिव सोच वाला इंसान है, सपोज उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला, लेकिन वो फिर भी इस तरह से सोचता है कि हो सकता है उससे कुछ
ऐसी गलती हो जाती कि उसको ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिल पाता। तो ये एटीट्यूड बताता है कि क्या हो सकता है रादर देन क्या हुआ, और वो लकी फील करता है कि शायद इससे भी बुरा हो सकता था। इससे वो अच्छा फील करता है एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अपनी हाई रखता है और अपनी लाइफ को लकी बनने की संभावना की तरफ बढ़ा देता है। इसी तरह सुपरस्टिशन में बिलीव करने वाले लोगों की ये सोच होती है कि हमेशा वो अपनी जो सोचने की का दायरा है वो सुपरस्टिशन के अंदर ही रखते हैं। अपने सुपरस्टिशंस को सही बता देते हैं और दूसरों के सुपरस्टिशंस को ये लोग कई बार गलत बता देते हैं, और अपने सुपरस्टिशन को यूज़ करके ये चाहते हैं कि इनको गुड लक मिले। और इस तरह की जो सोच वाले लोग हैं ये जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं। कुछ लोग टेलीपैथी या प्रिडिक्शंस में, यानी पहले से ही आशंका जता देना, दिखा देना कि अरे मुझे तो जॉब नहीं मिलेगी, देखना मैं फेल हो जाऊंगा, यानी मोस्टली नेगेटिव आउटकम को ही सोचते रहते हैं। और इस तरह की थिंकिंग जो होती है उनको हमेशा बैड लक की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको थिंकिंग किस तरह से रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देती है इसके बारे में बताऊंगी, और थिंकिंग को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे।